नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने मौलिक अधिकारों की शुरुआत करी थी। साथियों, मौलिक अधिकारों में हमने समानता के अधिकार की शुरुआत करती थी। समानता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को विस्तृत तौर पर जाना था साथियों। और आज की क्लास में हम अनुच्छेद 16 की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी शुरुआत करने वाले हैं साथियों? अनुच्छेद 16 की। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं साथियों अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 16 को साथियों, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है साथियों? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखो, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में क्या फर्क है साथियों? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, इन दोनों में क्या फर्क है साथियों? जो अनुच्छेद 15 है ना, ये आपको किस में एडमिशन दिलवाता है? कॉलेज वगैरह में एडमिशन दिलाता है। कॉलेज में आपको रिजर्वेशन देता है, आपकी सीटें आरक्षित करता है। यह क्या दिलवाता है अनुच्छेद 15 साथियों? प्रवेश। अनुच्छेद 15 क्या दिलवाता है आपको? प्रवेश दिलाता है। वही अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 आपको क्या दिलाता है? अनुच्छेद 16 आपको दिलाता है सरकारी नौकरी। क्या दिलाता है साथियों? सरकारी नौकरी। अब देखो, यह सरकारी सेवाओं में चयन कौन करवाता है? अनुच्छेद 16 करवाता है। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 15 है वो क्या क्या कर सकता है? बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। एससी एसटी पिछड़ों के लिए क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। उसमें सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं चाहे निजी शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश को लेकर ये क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है, या कोई ऐसा प्रावधान कर सकता है, उनको रिजर्वेशन दे सकता है। ये सारी चीजें कर सकता है कौन? अनुच्छेद 15। अब हम बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 क्या करता है साथियों कि जो इन्होंने प्रवेश देके उनकी पढ़ाई लिखाई करवा दी, माना कि कोई विद्यार्थी है उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर दी, तो अब क्या करना है? उसको सरकारी सेवाओं में क्या देने हैं? अवसर देने हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर देने हैं। और अवसर में कैसे अवसर देने हैं? उनको समान अवसर देने हैं सभी को। अब देखो, हम बात कर रहे हैं समान अवसर की साथियों, लेकिन इसमें समान अवसर क्या है? आप समानता का मतलब क्या समझते हो? समानता किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जानो, समानता क्या है आपकी नजर में? आप समानता किसको मानते हो? आप मानते हो कि चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे और किसी अदर कैटेगरी को, इनको क्या हो? समान अवसर हो। मतलब अगर किसी भी वैकेंसी के लिए 100 सीटें निकली है तो वो 100 सीटें क्या हो? उन 100 सीटों पे इनका बराबर रूप से हक हो। अब साथियों की अगर हम जनरल की कास्ट की बात करें तो जनरल कास्ट जब हमारा देश आजाद हुआ था, ये पहले से ही पढ़े लिखे थे। हम जहां जिस दौर में हैं, जो पहले शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन ये लोग जनरल में जो आते हैं साथियों, वो लोग क्या शिक्षा में पहले से जानकारी रखते थे? हाँ साथियों, क्योंकि इनकी पहले से पीढ़ियां शिक्षा के महत्व को जानती हैं। अब कोई एससी का है, कोई पिछड़े वर्ग का है, तो वो लोग पहले शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। मतलब वो समाज के मुख्य धारा से हटे हुए थे, उनको उनके जीवन में शिक्षा का महत्व नहीं था। आप जब जिस भी स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में आपने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखे थे जिनके परिवार में वह पहले विद्यार्थी थे जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब अगर वह पहले विद्यार्थी है जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप उनके शिक्षा के स्तर का पता लगा सकते हो। जिनके पास में पहले से रिसोर्सेस है, वो शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वो शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ सकते हैं तो वो शिक्षा के लिए अच्छे से पैसा खर्च कर सकते हैं, उनको अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छी कोचिंगों में भेज सकते हैं। तो उनके लिए क्या सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है क्या साथियों? अगर जिसके परिवार में पहली बार शिक्षा शब्द का उद्भव हुआ, जिसने पहली बार क्या करा है? पढ़ना लिखना सीखा है। किसने? अगर कोई एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, इनमें से किसी भी परिवार के विद्यार्थी ने पहली बार क्या सीखा है? पढ़ना लिखना सीखा है। अगर उसने पढ़ना लिखना सीखा है साथियों, तो क्या वो जनरल की बराबरी कर पाएगा? जिनकी पहले से पीढ़ियां, आजादी के समय से पहले की पीढ़ियां आईएएस हुआ करती थी, या और भी बहुत सारे पदों में जिनकी नियुक्तियां हुआ करते थे, जिन्हें हम स्वर्ण कास्ट के संबोधित करते हैं। ब्राह्मणों की बात कर सकते हैं हम, चाहे और भी कोई भी जाति की बात कर सकते हैं जो पहले से सक्षम थी साथियों। और जो एससी एसटी में जो जाति आती है वो सक्षम नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि इन जनरल के बराबर लाने के लिए इन लोगों को रियायत देनी चाहिए? अब आपके नजर में आरक्षण
क्या समानता का आधार है साथियों? बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही सोचते हो। आरक्षण से ही समानता स्थापित की जा सकती है। आरक्षण से समानता कैसे स्थापित की जाती है साथियों? कि कोई परिवार है जो पहले से ही अपने कई वर्षों से किस में है, सरकारी सेवाओं में है या शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है साथियों? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई परिवार का पहला व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर निकला है, तो साथियों शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर निकला है तो इन जिसका परिवार पहले से सक्षम है वह ज्यादा शिक्षा में सक्षम होगा, या जो पहली बार शिक्षा प्राप्त करने निकला है वो सक्षम होगा साथियों? जो पहले से ज्यादा महत्व समझता है वही ही परिवार शिक्षा में ज्यादा खर्च कर पाएगा। ये तो बेचारा कैसे भी जैसे तैसे करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो अगर हम किसी भी सरकारी सेवाओं में अगर इसको जॉब में हम अपॉर्चुनिटी दे तो क्या यह समाज की मुख्य धारा में नहीं आएगा? हम सामाजिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों? जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जिसने पहली बार किताब उठाई है, जिसने पहली बार पढ़ना सीखा है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि उसको पहले सरकारी सेवाओं में चयन के लिए कुछ अवसर की समानता दे। अब इनके लिए अगर हम 10% सीटें रिजर्वेशन कर देते हैं तो इनके भी सारी के सारी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जितने भी बैकवर्ड हैं वो जो कि आर्थिक रूप से समाज में अपने हिस्सा रखते हैं वो किस में आ जाएंगे साथियों? ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। और बाकी अगर हम शिक्षा के इसमें आईएसटी को आरक्षण दें, ओबीसी को दें या एससी को दो, तो ये हमें आरक्षण देना ही समानता का मुख्य आधार है साथियों। तो हम सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या करता है? कॉलेजों में प्रवेश देता है किनको? जो भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रवेश देता है। उसके बाद में अनुच्छेद 16 क्या करता है? ये अवसर की समानता देता है। मतलब अगर सरकारी नौकरी कहीं भी निकली है, सरकारी सेवा में नियुक्ति देनी है तो सभी के लिए क्या होगी? अवसर की समानता होगी साथियों। इसमें अलग अलग सब क्लॉज है। और अनुच्छेद 16 सिर्फ किसको प्राप्त है साथियों? नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। मतलब ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब हम साथियों आराम से अनुच्छेद 16 को जानेंगे। अनुच्छेद 16 के कितने खंड है? 6 खंड है। उसको समझेंगे कि इनके कौन से खंड में कौन सी बात की गई है साथियों। देखो, हमारा समय लगने का सबसे ज्यादा रीजन क्या है कि अगर हम एक एक छोटी से छोटी चीज को कवर करते हुए चलेंगे साथियों तो हमें लिखने में, समझाने में, उन चीजों में वक्त लगता है। तो अगर आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे, जिन लोगों ने आज तक शिक्षा के स्तर को जाना नहीं है, ये सब लोग हमारा उन लोगों के लिए है जो कि मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि अच्छी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं, फीस के आधार अभाव में या उनकी और कोई भी समस्या है। तो साथियों जो बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है या कहीं और भी पढ़ाया जाता है वही सारी चीजें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं साथियों। आपको समझ में आता है तो बेसिक आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से नोट्स बना सकते हो। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहता साथियों। अब हम अनुच्छेद 16 की पहली लाइन लिखेंगे और उसको आपको एज इट इज उतारना है साथियों। क्या करना है? एज इट इज उतारना है कि अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में साथियों लोक नियोजन में अवसर की समानता है। किसकी है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब अगर सरकारी सेवाओं में या किसी में भी अगर कोई भी वैकेंसी निकली है तो उसमें क्या होगा? सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा साथियों। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये लाइन कहाँ लिखी हुई है साथियों? अनुच्छेद 16 में लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 16 में। यह अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद के कितने खंड है साथियों? 6 खंड है। इस अनुच्छेद 6 खंड है। कितने खंड है साथियों? 6 खंड है। अनुच्छेद 16 एक में क्या है? अनुच्छेद 16 एक राज्य
किसी भी नागरिक को लोक नियोजन लोक नियोजन लोक नियोजन के संबंध में के संबंध में अवसर की समानता होगी। किसकी समानता होगी साथियों? अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? अनुच्छेद 16(2) राज्य किसी लोक नियोजन साथियों, इसमें लोक नियोजन के पद, यहां पर लिखो साथियों, पद की नियुक्ति के संबंध में राज्य किसी लोक नियोजन या पद के संबंध में केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान व निवास स्थान, ये कितने आधार है? 7 आधार है साथियों। इसमें कितने आधार है? 7 आधार है। 7 आधार स्थान के आधार पर अपात्र नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे साथियों? अपात्र नहीं होंगे। अगर सरकार ने कोई भी पद निकाला है सार्वजनिक या कोई भी वैकेंसी निकाली है तो किस संबंध में? केवल देखना, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान वे निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता? उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकता। अपात्र घोषित कैसे साथियों? कि उसको वैकेंसी में इस कारण से बाहर नहीं किया जा सकता कि भाई तू फलाने मूल वंश से है, या तुम्हारा धर्म ये अलग है, या तुम्हारी जाति अलग है, या तुम इस लिंग को हो, तुम महिला हो, तुम या और कोई हो। और वंश क्रम साथियों, वंश क्रम क्या है? जैसे पुराने जमाने से कोई चली आ रही पीढ़ियां हैं, जैसे कि कोई राजपूताना वंश का है, गुर्जर वंश का है, ऐसे चल के आ रहे हैं। जन्म स्थान मतलब जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है, और निवास स्थान जहां पर व्यक्ति वर्तमान समय में रहता है। तो इस आधार पे क्या नहीं कर सकता? उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकता साथियों। इसको जल्दी से लिखो आप, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो। देखो, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी भारतीय व्यक्तियों को क्या है? समान अवसर प्राप्त होंगे। और ये अनुच्छेद किनको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगर अनुच्छेद 16(1) की बात करते हैं हम, तो राज्य किसी भी नागरिक को लोक नियोजन के पद की नियुक्ति के संबंध में अवसर की क्या होगी? समानता होगी। क्या होगी? समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) की बात करें हम, तो राज्य किसी लोक नियोजन या पद के संबंध में केवल देखो मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता? अपात्र घोषित नहीं कर सकता, मतलब उसे अपात्र नहीं बना सकता। यह 7 आधार है साथियों। और जो हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं कि किन किन वजह से उसको केवल उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसमें कितने आधार है? 5 आधार है साथियों। तो वो 5 आधार, और इसमें कौन से आधार अलग अलग है वो भी हम इसके बाद में समझेंगे। एक बार आप जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं।
जल्दी लिखो साथियों। लिख लिया? अब देखो, अनुच्छेद 15 में राज्य किन किन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता नागरिकों के साथ में, और अनुच्छेद 16 के अंदर किन किन आधार पर राज्य व्यक्तियों को क्या है कि नागरिकों को क्या नहीं कर सकता, अपात्र नहीं कर सकता, उनको वंचित नहीं कर सकता साथियों। तो ये किसको दिए गए निर्देश हैं? राज्य को दिए गए निर्देश है साथियों। अब देखो अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या क्या है साथियों? धर्म, मूल वंश, मूल वंश, जाति, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनके आधार पे क्या नहीं कर सकता? कोई भी राज्य क्या नहीं कर सकता साथियों? विभेद नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 16 की बात करें हम, किसकी? अनुच्छेद 16 की, तो इसमें क्या है? मूल वंश, मूल वंश, धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश क्रम, वंश क्रम, जन्म स्थान और निवास स्थान, निवास स्थान, स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता? अपात्र नहीं कर सकता साथियों। अब इसमें देखो दो नई चीज क्या है, एक तो आ गया वंश क्रम और एक आ गया निवास स्थान, निवास स्थान। इनमें क्या फर्क है साथियों? देखो इन आधारों पे तो राज्य क्या नहीं कर सकता? नागरिकों के साथ में विभेद नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? नागरिकों के साथ में विभेद नहीं कर सकता। किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ में नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता। और इस आधार पर क्या नहीं कर सकता? किसी भी सरकारी सेवाओं में अपात्र घोषित नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारे पास में ये योग्यता नहीं है इसलिए तेरे को अपात्र घोषित करते हैं। ये राज्य को अधिकार नहीं है साथियों। किसको अधिकार नहीं है? राज्य को अधिकार नहीं है। आशा करता हूँ ये चीज आपको कंपैरिजन में समझ में आई होगी। दो अलग चीज क्या है? वंश क्रम और निवास स्थान, ये आपको याद रखना है। वंश क्रम का मतलब आप समझते हो साथियों? वंश क्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, किसी भी वंश से संबंधित हो, चाहे आप राजपूताना से हो, चाहे गुर्जर वंश से हो, चाहे आप और किसी वंश से हो, आपको इस आधार पे नहीं किया जा सकता। और आपका निवास स्थान, आप भाई किसी निवास स्थान पर निवास करते हो तो उस आधार पर आपके साथ में क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। लिख लिया होगा अब आपने? आपको बस ये समझना है साथियों। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(3) के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अनुच्छेद 16(3) के बारे में। अभी हम जो बात कर रहे हैं साथियों, सारी चीजें क्या होगी? अलग अलग होती जाएगी। अनुच्छेद 16(3) इसमें क्या है साथियों? संसद विधि बनाकर, विधि बना कर राज्य या संघ की सरकारी सेवाओं की सरकारी सेवाओं में निवास स्थान, निवास स्थान की अर्हता मतलब योग्यता,
कि अर्हता का प्रावधान का प्रावधान प्रावधान कर सकता कर सकता है। अब साथियों, आपने आज तक ऐसे कभी न्यूज़पेपर की कटिंग में सुना होगा कि हरियाणा सरकार ने बाहर के विद्यार्थियों के लिए रास्ते बंद किए या उनको सरकारी सेवाओं में भाग लेने के लिए मनाही कर दी। ये क्यों कर सकती है साथियों? क्योंकि वो अपने राज्य के नागरिकों को क्या देश देना चाहती है, वरीयता देना चाहती है, या उनको पहले उनको मौका देना चाहती है। इसलिए क्या कर दिया, बाहर के राज्यों को वहां पर आवेदन करने के लिए वंचित कर दिया। आपने ऐसी सारी खबरें सुनी होगी कि अब हरियाणा के अंदर हरियाणा के मूल निवासी ही पात्र होंगे किसी भी वैकेंसी के लिए। तो ये अनुच्छेद क्या करता है कि भाई संसद या राज्य सरकार क्या कर सकती है, कोई भी विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में, मतलब जहां पर व्यक्ति निवास करता है उस आधार पर क्या कर सकती है, वहां की योग्यता घोषित कर सकती है कि भाई यहाँ का ही व्यक्ति होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? इसका उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य समाज में पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। किनका करना साथियों? पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है 16(3). अनुच्छेद 16(2) का क्या है? अपवाद है साथियों, क्योंकि अनुच्छेद 16(2) में क्या दे रखा है कि भी राज्य किसी भी निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर राज्य भेदभाव कर रहा है। तो किसका अपवाद हो गया? ये 16(2) का अपवाद हो गया साथियों। कौन है ये 16(2) का अपवाद? अनुच्छेद 16(3) है साथियों। आप जब इंडियन पॉलिटी की आप चर्चा कर रहे हो साथियों इतने विस्तृत तौर पे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये ऊपर से जाएगी सारी चीजें। ऊपर से जाने के कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने आज तक पॉलिटी का इतना डीपली अध्ययन किया ही नहीं। भाई अगर पॉलिटी को समझने के लिए उनको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब वो अपवाद क्या है वहां तो सर, आप तो कभी तो क्या बात कर रहे हो, कभी तो कह रहे हो कि निवास स्थान के आधार पर राज्य आपको अपात्र घोषित नहीं कर सकता, उसके बाद में आप अगले अनुच्छेद में कह रहे हो कि राज्य अपात्र घोषित कर सकता है आपको निवास स्थान के आधार पर। पता नहीं क्या ही चल रहा है सर। देखो, जब तक आप भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे साथियों, आपके दिमाग में कभी भी इंडियन पॉलिटी के प्रति समझ विकसित हो ही नहीं सकती। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के की समझ आपके दिमाग में विकसित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? पहले अपने मानसिक स्तर को उस स्तर तक ले जाना पड़ेगा जहां पर आपको सारी चीजें समझ में आती हो, आपको एक एक आर्टिकल पता हो। आर्टिकल अनुच्छेद 16(1) में क्या है, 16(2) में क्या है, 16(3) में क्या है, अनुच्छेद 16(4) में क्या, 16(4)(1) के में क्या है, खे में क्या है, ये सारी चीजें साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा। इंदिरा साहनी बनाम ये सारे मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, उस समय मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, उन्होंने कितनी जजों की बेंच ने कितने रेशियो के माध्यम से अपने निर्णय दिया, 50% का उल्लंघन क्या संसद कानून बनाकर कर सकती है या नहीं कर सकती है, आरक्षण का प्रावधान। ये सारी चीजें साथियों आपको कब समझ में आएगी? जब आप एक एक चीज को आप बारीकी से पढ़ोगे, उसके बाद में हम वैसे ही देखो, मैं आपको एक एक चीज सारी आपको विस्तृत तौर पर समझा रहा हूँ साथियों। अब आपको एक एक अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि सर मेरे को ये टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लगी या इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया इंडियन पॉलिटी के अंदर, या ये सर ये इस अनुच्छेद में आपने ये बताया है तो इसमें और हम किस आधार पर इसको समझ सकते हैं या इसको याद कैसे कर सकते हैं। साथियों देखो, याद करने की एक ही ट्रिक है, आपको पढ़ना होगा, बार बार रिविजन करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो साथियों, जीवन में आपको वो सारी चीजें करनी है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अगर बाकी लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है आपकी सफलता का इंतजार आपके घर पे बैठी हुई आपकी माँ कर रही है साथियों। अगर आपकी माँ आपके सफलता का इंतजार कर रही है और आप नहीं पढ़कर आप इधर उधर टाइम में या और किसी में आप अपना व्यक्त जाहिर कर रहे हो साथियों, तो वक्त, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। बीते हुए वक्त की वही इंसान कदर करता है जिसने पहले वक्त के साथ में धोखा खाया है। जो वक्त
के साथ में चलना सीखा है वही इस दुनिया में सिकंदर बना है, वरना इस दुनिया में एक जैसे लोग हैं। वही उठना है, वही सोना है, वही खाना है और वही चलना है। जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, अपने समय के अनुरूप आपको पाबंद होना पड़ेगा। अगर आपने समय की कदर करना सीख लिया तो समय आपकी कदर करना शुरू कर देगा साथियों, और आप जीवन में बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलोगे साथियों। अब देखते हैं इसके आगे साथियों। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इसको एक बार आप जल्दी से लिख लो। इसके बाद में हम अनुच्छेद 16(4) पढ़ेंगे, क्योंकि 16(4) में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके नीचे अभी कम जगह बच जाएगी साथियों। जल्दी से लिखो इसको। अब अनुच्छेद अगर हम 16(4) की भी बात करते हैं तो साथियों अनुच्छेद 16(4) किसका अपवाद है? 16(1) का और अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। कौन सा अनुच्छेद अपवाद है? 16(4) है, क्योंकि इसके अंदर जाति के आधार पर विभेद किया गया है, आरक्षण की बात की गई है, पिछड़ों के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। तो ये किसका अपवाद हो गया? 16(1) और 16(2) का, क्योंकि हमने इसमें शब्द डिफाइन करे हैं कि जाति के आधार पर ऐसा नहीं कर सकता राज्य, लेकिन अब इसमें 16(4) में तो जाति के आधार पर कर रहा है, तो ये क्या करना है, ये क्या हो गया फिर? अपवाद हो गया साथियों। एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम 16(4) को पढ़ते हैं साथियों। जल्दी लिख लो एक बार। लिख लिया होगा साथियों अब तो। अब हम अनुच्छेद 16(4) की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद 16(1) व 16(2) का अपवाद है। क्या है? अनुच्छेद 16(1) व 16(2) का क्या है? अपवाद है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य जाति के आधार पर सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी व्यवस्था कर सकता है साथियों? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रावधान के माध्यम से सरकारी सेवाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की
गई है। किसकी व्यवस्था की गई है साथियों? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 के आधार पर राष्ट्रपति पिछड़े आयोग की स्थापना करता है। आयोग की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है साथियों? पिछड़े आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 16(4) में क्या है साथियों? देखो, अनुच्छेद 16(4), 16(1) व 16(2) का क्या है? अपवाद है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य जाति के आधार पर क्या कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रावधान के माध्यम से सरकारी सेवाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से। अनुच्छेद 340 के आधार पर राष्ट्रपति किस आयोग की स्थापना करता है साथियों? पिछड़े आयोग की स्थापना करता है। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो साथियों। लिख लिया? आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस वाद में क्या हुआ था साथियों? सन 1979 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी साथियों? मंडल आयोग की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? मंडल आयोग की स्थापना करी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे, कानिया, एस.जे. कानिया। कौन थे? कानिया साहब। इन्होंने क्या करा था? इस आयोग की अध्यक्षता करी थी। इसमें ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को क्या किया था? वैलिड घोषित किया था। क्या किया था? वैलिड घोषित किया गया था। और सरकार को निर्देश दिए गए थे कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा? 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। अभी वर्तमान में कितना है साथियों? देखो, 27% ओबीसी का, 7.5% एसटी का और 15% एससी का। इनको जोड़ोगे तो साथियों 49 पॉइंट कुछ परसेंटेज आरक्षण आता है। इस और वर्तमान में 10% किसको दे दिया साथियों? ईडब्ल्यूएस को दे दिया, जो कि इंदिरा साहनी के इस वाद के अनुसार क्या है? अवैध है। क्या है साथियों? अवैध है। ये किसने क्या, कौन सी सीमा पार कर दी है? 50% की जो सीमा थी वो क्या कर दी है? पार कर दी थी साथियों। इंदिरा साहनी बनाम इस केस में जो जजों की संख्या कितनी थी साथियों? 9 जजों की बेंच बैठी थी, संवैधानिक बेंच, जिन्होंने 6-3 के रेशियो से क्या दिया था? अपना फैसला सुनाया था साथियों। तो क्या सुनाया था? अपना फैसला सुनाया था साथियों। तो हम कल क्लास में क्या पढ़ेंगे? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और मंडल आयोग को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम 16(4) 16(5) और 16(6) के साथ में किसको समाप्त कर देंगे? अनुच्छेद 16 को समाप्त कर देंगे साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।